हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को लायोफोबिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है तो हम लोगों को उसके ऊपर में जो चार्ज होता है उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग लायोफोबिक जो सॉल है, अगर उनके कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज है अगर उसको खत्म कर दिया तो हमारा जो सॉल है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ना शुरू करेंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन जो लायोफिलिक सॉल है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्ज तो रहता ही, साथ ही साथ डिस्पर्सन मीडियम के साथ उनका अट्रैक्शन भी होता है, यानी सॉल्वेशन भी होता है। यानी जो लायोफिलिक अगर सॉल्ट को अगर हम प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं तो हम लोगों को दो चीज खत्म करना पड़ेगा। एक तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उसका चार्ज भी खत्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो डिस्पर्सन मीडियम के साथ डिस्पर्स्ड फेज का जो अट्रैक्शन है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, लायोफोबिक सॉल्ट से। क्योंकि लायोफोबिक सॉल्ट जो है उनको प्रेसिपिटेट कराना आसान है, जैसे ही चार्ज खत्म करेंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो सॉल्वेशन भी है और दूसरा चार्ज है। अगर हम लोग चार्ज खत्म भी कर दें तो वो जो सॉल्वेशन है वो उसको प्रेसिपिटेशन होने से क्या होगा, रोकेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं तो दो चीज खत्म करना पड़ेगा, एक चार्ज और दूसरा सॉल्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, यानी अब हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट्स के कोएगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसको हम लोग कैसे प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। There are two factors which are responsible for the stability of लायोफिलिक सॉल्ट्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो फैक्टर्स हैं, है ना, जो लायोफिलिक सॉल्ट को स्टेबल बनाते हैं। एक तो हम लोगों का चार्ज और दूसरा हो गया सॉल्वेशन। तो फर्स्ट हो गया हमारा चार्ज और दूसरा हो गया सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स से क्या मतलब हो गया कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल्स और जो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हमारा अट्रैक्शन है। ठीक है, उसी अट्रैक्शन के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं सॉल्वेशन। ठीक है, when these two factors are removed, a lyophilic salt can be coagulated। तो अगर हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट कराना चाहते हैं तो हमको ये दो फैक्टर को खत्म करना पड़ेगा, एक चार्ज को खत्म करना पड़ेगा और दूसरा सॉल्वेशन को हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ए लायोफिलिक सॉल्ट कैन बी कोगुलेटेड, है ना। दिस इज डन फर्स्ट बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में कटायन भी है, एनायन भी है। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन, है ना, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो है एनायन है ना, यानी निगेटिव चार्ज है, तो कटायन आएगा इलेक्ट्रोलाइट का और उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम लोग, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो चार्ज को खत्म कर देंगे। और सेकेंड जो है, हमको सॉल्वेशन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर कोई एक ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है तो हम लोग उसके सॉल्वेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग एक कम पोलर सॉल्वेंट को मिला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एक ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में कम पोलर सॉल्वेंट मिलाएंगे तो पोलैरिटी जो है ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या होगा, घटेगा। उससे हमारा सॉल्वेशन जो है वो हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, उससे हम लोग चार्ज खत्म करेंगे। और दूसरा बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। तो एक सुटेबल सॉल्वेंट जब हम लोग ऐड करेंगे तो उससे हम लोग सॉल्वेशन को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग डिस्पर्सन मीडियम वाटर यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। तो वाटर तो बहुत ज्यादा पोलर होता है, तो अगर उसमें कम पोलर सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हम लोग सॉल्वेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, when solvents such as alcohol and acetone, क्योंकि उनका पोलैरिटी वाटर से कम है, तो when solvents such as alcohol and acetone are added to the हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स। ठीक है, यहां पर हाइड्रोफिलिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वाटर है। ठीक है, तो लायोफिलिक का मतलब हुआ सॉल्वेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब वो सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, तो वाटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो when solvents such as alcohol and acetone are added to
हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज अकर्स। तो जब हम लोग ऐड करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो उनका अट्रैक्शन था, अब वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन जो है वो हम लोगों का अब खत्म होना शुरू होगा। अंडर दिस कंडीशन, है ना, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। और जब हम लोग सॉल्वेशन को खत्म कर दिए तो अब हम लोग अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कम अमाउंट में अगर हम लोग ऐड कर दें तो अब हम लोगों का जो है वो चार्ज भी खत्म हो जाएगा और वो लायोफिलिक जो सॉल्व है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक सॉल्व से, क्योंकि लायोफिलिक जो सॉल्व्स होते हैं उनमें एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। यानी अगर हम लोग किसी लायोफोबिक सॉल्व के अराउंड एक लेयर बना दें लायोफिलिक सॉल्व का, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लायोफोबिक के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्व जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि लायोफिलिक तो कोएगुलेट तब होता है जब हम उसका सॉल्वेशन भी खत्म करें और साथ ही साथ उसके चार्ज को भी हटाएं। तो जब लायोफिलिक एक लेयर बनाए हुए रहेगा लायोफोबिक के साथ, तो क्या होगा कि अगर जब तक हम लोग उस लायोफिलिक के सॉल्वेशन को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम लोग लायोफोबिक के पास नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो लायोफिलिक जो सॉल्व है वो तो स्टेबल ही रह गया, क्योंकि हम लोग उसके सॉल्वेशन को तो खत्म किए नहीं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लायोफोबिक तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी हम लोग किसी लायोफिलिक सॉल्व की सहायता से, है ना, लायोफोबिक सॉल्व को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब हम लोग किसी लायोफिलिक सॉल्व का ऐसा यूज करते हैं तब उसको हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। यानी लायोफिलिक सॉल्व्स को हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी लायोफोबिक सॉल्व को प्रेसिपिटेट होने से रोकेगा, है ना, क्योंकि वो उसके अराउंड एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेता है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग देखें प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्व्स ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, लायोफिलिक सॉल्व्स ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से क्योंकि उनका सॉल्वेशन होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, यानी जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है ना, जिसकी सहायता से वो लायोफोबिक कोलाइड को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। When a lyophilic sol is added to the lyophobic sol, the lyophilic particles form a layer around lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes. तो जब हम किसी लायोफिलिक सॉल को ऐड करेंगे लायोफोबिक सॉल में, तो जो लायोफिलिक सॉल है वो एक लेयर बना लेगा, है ना, लायोफोबिक सॉल के अराउंड, जिससे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। और अगर हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स का ऐसा यूज कर रहे हैं तब हम लोग उसको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। अब किस लायोफिलिक, है ना, कोलाइड का जो है वो पावर ज्यादा है प्रोटेक्ट करने का, उसके लिए हम लोग एक गोल्ड नंबर हम लोग उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि जो लायोफिलिक सॉल्व्स हैं वो लायोफोबिक सॉल्व्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि कौन सा लायोफिलिक सॉल्व सबसे अच्छा प्रोटेक्ट करेगा लायोफोबिक सॉल्व को। तो इसके लिए हम लोगों ने हर एक लायोफिलिक सॉल्व को एक नंबर असाइन किया है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो गोल्ड नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड which prevent the coagulation of 10 ml red gold sol when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड नंबर है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक लायोफोबिक सॉल लिया है और वो है हमारा रेड गोल्ड सॉल, क्योंकि जो गोल्ड सॉल होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। तो हम लोगों ने 10 ml लिया है, 10 ml हम लोगों ने लिया है ना, रेड गोल्ड सॉल्ट, 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्ट लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक लायोफिलिक सॉल्ट डाल रहे हैं।
तो मान लिया जाए वो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है उसका हम लोग इसमें x मिलीग्राम ऐड किए हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड का, और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट होगा NaCl, और उसका हम लोग 1 ml ऐड करेंगे और उसका स्ट्रेंथ होगा 10%। 10% का मतलब हुआ 100 ml NaCl सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl का डाला गया है। ठीक है, यानी अब हम लोग इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, है ना, प्रेसिपिटेट कराने के लिए, वो है 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये जो रेड गोल्ड सोल है, अगर ये हम लोगों का कोएगुलेट नहीं हो रहा है इतना ऐड करने से, तो हम लोग कहेंगे कि यही X जो है वो हमारा गोल्ड नंबर हुआ। यानी जो है गोल्ड नंबर जो है एक्चुअल में वो अमाउंट है प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम में, जो हम लोग 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल में ऐड करेंगे, ताकि जब हम लोग 1 ml ऐड करें 10% NaCl सॉल्यूशन का, तो वो जो हमारा रेड गोल्ड सॉल है वो प्रेसिपिटेट ना करे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो 1, है ना, ml होना चाहिए 10% NaCl सॉल्यूशन का। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों को यहां पर 10 ml लेना है रेड गोल्ड सॉल का। तो 10 ml, अगर मान लिया जाए हम लोग यहां पर 20 ml लेंगे, तो इसका मतलब है मान लीजिए हम लोग 20 ml को प्रोटेक्ट कर रहे हैं x ग्राम से, तो 10 ml को प्रोटेक्ट करेंगे कितना, x/2 से। तो हमारा गोल्ड नंबर यहां पर x/2 होगा। तो हम लोगों को अगर x/2 मिलीग्राम डाल रहे हैं तो हमारा गोल्ड नंबर x/2 होगा। तो यहां पर, है ना, हम लोगों को हमेशा 10 ml पे गोल्ड नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड का, ठीक है, जिसको हम लोग रेड गोल्ड सोल में डाल रहे हैं कितने में, 10 ml में, ताकि जब हम लोग 1 ml ऐड करें 10% NaCl सॉल्यूशन का तो वो प्रेसिपिटेट ना करे, तो उसी को हम लोग गोल्ड नंबर कहेंगे। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अगर गोल्ड नंबर कम है इसका मतलब है कि हम लोग कम अमाउंट ऐड कर रहे हैं और वो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें, thus smaller the gold number of lyophilic colloid the greater is the protecting power। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ सब्सटेंस का अगर देखें हम लोग गोल्ड नंबर, तो जिलेटिन का होता है 0.005 से 0.01, इनका सबसे कम होता है। इसका मतलब है जो जिलेटिन है उनका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है। अगर उसके बाद हम लोग हेमोग्लोबिन देखें तो 0.03 से 0.07 है। एक एल्बुमिन देखें तो 0.08 से 0.1 तक है, और स्टार्च का देखें तो 25 से 50 तक का है। यानी स्टार्च का यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो सबसे कम है, और जो हमारा जिलेटिन है उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिलेटिन का गोल्ड नंबर जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, है ना, गोल्ड नंबर पे, तो क्वेश्चन है यहां पर द गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज 0.01, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिलेटिन to be added to 1000 ml of a colloidal solution of gold to prevent its coagulation before adding 1 ml of 10% NaCl solution। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं क्या वो हमारे डिफिनीशन से मैच कर रहा है। तो डिफिनीशन में भी था हम लोगों को 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऐड करना है, और यहां पर भी 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये तो दोनों मैच हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर यहां पर गोल्ड नंबर लिखा हुआ है 0.01, यानी हम लोगों का जो 10 ml गोल्ड सॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को 0.01 मिलीग्राम डालना पड़ेगा जिलेटिन का। ठीक है, 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए 0.01 मिलीग्राम डालना होगा। तो अगर 100 ml को प्रोटेक्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.1 ग्राम।
और अगर हमको 1000 ml को प्रोटेक्ट करना है तो और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 मिलीग्राम। यानी अगर हम लोग 1000 ml अगर हमारे पास रेड गोल्ड सॉल है और उसको प्रोटेक्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग जिलेटिन का कितना अमाउंट हम लोग को डालना पड़ेगा, 1 मिलीग्राम डालना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग 1 ml ऐड करें 10% NaCl सॉल्यूशन का तो हम लोगों का जो है वो प्रेसिपिटेशन ना हो, यानी जो गोल्ड सॉल है वो प्रेसिपिटेट ना करे। ठीक है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 1 मिलीग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों को दिया गया है कितना ml सॉल्यूशन है, यहां पर 1000 ml सॉल्यूशन है। तो 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए x मिलीग्राम, ठीक है। तो अगर 100 ml को प्रोटेक्ट करना है तो 10x, उसी तरह 1000 ml को प्रोटेक्ट करना है तो 100x। तो चूंकि यहां पर x 0.01 है तो 100x अगर कर देंगे तो हमारा 1 मिलीग्राम हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहां पर देखें कि गोल्ड नंबर अगर जिलेटिन का 0.01 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.01 मिलीग्राम जिलेटिन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट टू कंप्लीटली प्रिवेंट कोएगुलेशन। तो 0.01 मिलीग्राम चाहिए 10 ml के लिए, ठीक है। यानी 10 ml में क्या चाहिए, 0.0 है ना 1 मिलीग्राम, तो 1 ml में कितना चाहिए, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 10। तो 1000 ml में कितना चाहिए, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000। तो यही 0.01 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000 हम लोग किए, तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 मिलीग्राम है। यानी हम लोगों को 1 मिलीग्राम जिलेटिन को ऐड करना पड़ेगा कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। अब हम लोग इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मेनली हम लोग जो एग्जांपल लिए थे कोलाइडल सिस्टम का, वो उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो था वो सॉलिड था और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड था। यानी हम लोग मेनली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग जो कोलाइडल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा और डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड होगा। यानी ये ऐसे कोलाइडल सिस्टम है जिसमें दोनों फेज लिक्विड होता है और इसको हम लोग कहते हैं इमल्शंस। और ये दोनों लिक्विड को आपस में इमिसिबल होना चाहिए, यानी ये आपस में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों लिक्विड आपस में सॉल्युबल होंगे तब तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, जबकि जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो इमल्शंस होते हैं वो ऐसे कोलाइडल सिस्टम होते हैं जिसमें दोनों फेज हमारा लिक्विड होता है, डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्सन भी, और ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। तो अगर हम लोग देखें इमल्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हम लोग मेनली बोलेंगे इमल्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, जिसको हम लोग OW टाइप बोलते हैं, और जिसमें डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर होता है। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है इमल्शन का, उसमें उसको कहेंगे हम लोग वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम हम लोगों का ऑयल होता है, और इसको हम लोग WO टाइप कहते हैं। तो यानी हम लोगों के पास मेनली दो प्रकार के इमल्शंस हैं। एक हो गया हम लोगों का OW टाइप, ऑयल इन वाटर, और दूसरा हो गया हम लोगों का WO टाइप, यानी वाटर इन ऑयल। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इमल्शन, एंड इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट आर यूजुअली इमिसिबल। ठीक है, तो इमल्शन जो है वो मेनली दो लिक्विड का जो है वो मिक्सचर है, पर दोनों लिक्विड जो है वो एक दूसरे में इमिसिबल है ना। तो हम लोग का पार्शियली मिसिबल भी हो सकता है, और यहाँ पर जो हम लोग दो लिक्विड बोल रहे हैं दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा तो फिर हम लोगों का है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, तो फिर ये एग्जांपल नहीं रहेगा हम लोगों का इमल्शन का। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन दो प्रकार का हो गया, एक हो गया ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर OW टाइप, और दूसरा हो गया हमारा वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल यानी WO टाइप। इन द फर्स्ट सिस्टम यानी OW टाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें, वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम। तो OW टाइप में वाटर जो है वो हम लोगों का डिस्पर्सन मीडियम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, ठीक है, तो मिल्क जो है वो एग्जांपल है OW टाइप, जिसमें लिक्विड फैट जो है वो डिस्पोज्ड रहता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो मिल्क जो हो गया वो हमारा OW टाइप इमल्शन का एग्जांपल हो गया। उसी तरह वैनिशिंग क्रीम का मतलब एक ऐसा क्रीम जिसको हम लोग
अगर बॉडी पे लगाते हैं तो वो तुरंत जो है वो गायब हो जाता है, वैनिश कर जाता है, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का OW टाइप का, ठीक है। सेकंड में अगर हम लोग देखें वाटर डिस्पोज्ड इन ऑयल, तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम हम लोगों का ऑयल रहेगा, ठीक है। इन द सेकंड सिस्टम ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम, और इसका एग्जांपल हम लोगों का हो गया बटर एंड क्रीम। बटर और क्रीम जो है ना, ये एग्जांपल हम लोगों का होता है WO टाइप का। इसमें डिस्पोज्ड फेज वाटर होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो हम लोगों का ऑयल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास दो लिक्विड है जो इमिसिबल है, जैसे ऑयल और वाटर, तो ऑयल का अपना एक लेयर होगा ऊपर में और वाटर का एक अपना लेयर होगा नीचे में। तो ये दोनों लेयर अलग अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके लेयर के बीच में जो है वो इंटरफेसियल टेंशन होता है। हर हर लिक्विड का जो लेयर है वो एक टेंस्ड स्टेट में होता है। तो दोनों यहाँ पर जो लिक्विड है उनके लेयर्स के बीच में जो है वो इंटरफेसियल टेंशन है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे। तो इनको मिक्स करने के लिए हम लोग को एक थर्ड सब्सटेंस की जरूरत होगी, जिसको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इन इमल्सिफाइंग एजेंट में हम लोगों का पोलर ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर ग्रुप भी होता है। यानी हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है। जैसे कि हम लोग सोप देखे थे, है ना, सोडियम एस्टिरेट C17H35 COO माइनस और Na+, जिसमें C17 है ना H35 नॉन पोलर ग्रुप हो गया यानी हाइड्रोफोबिक, और जो CO माइनस है वो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। तो जब हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं ऐसे दो लिक्विड के मिक्सचर में, तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों लिक्विड के लेयर्स के बीच में आ जाता है, यानी ये इनके लेयर्स के बीच में है ना कंसंट्रेट होना शुरू होते हैं, इकट्ठा होना शुरू होते हैं, और ये इन दोनों लेयर के बीच में है ना एक इंटरफेसियल फिल्म बना देते हैं। क्योंकि जो पोलर ग्रुप है वो वाटर में रहेगा और जो नॉन पोलर ग्रुप है वो ऑयल में रहेगा। तो वो दोनों लेयर को एक वहां पर क्या करते हैं, दोनों लेयर के साथ मिल जाते हैं, जिससे उनका जो इंटरफेसियल जो टेंशन है दोनों लेयर के बीच में, वो इंटरफेसियल टेंशन कम हो जाता है और दोनों लिक्विड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। यानी इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो दोनों लेयर के बीच के इंटरफेसियल टेंशन को कम करता है, जिससे दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ थर्ड कंपोनेंट which is added to emulsions for stabilization and prevention of separation of emulsion into two layers on standing। और नहीं तो अगर हम लोग वाटर और ऑयल को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वाटर का एक अपना लेयर रहेगा और ऑयल का अपना एक लेयर रहेगा, तो वैसा इमल्सन हमारा स्टेबल नहीं होगा। उसको स्टेबल करने के लिए हम लोगों को एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। The emulsifying agent forms an interfacial film between suspended particles and the dispersion medium। यानी दोनों के लेयर के बीच में वो एक इंटरफेसियल फिल्म बना लेगा, जिससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट, ठीक है, इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर डिक्रीजेस, जिससे दोनों लिक्विड का जो इंटरफेसियल टेंशन है वो हम लोगों का कम हो जाएगा और दोनों लिक्विड एक दूसरे में फिर वहां पर मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Thus, they are intermixed to each other to form a stable emulsions। और इस तरह से वो दोनों आपस में मिक्स होकर एक स्टेबल emulsions बनाते हैं। तो अगर हम कुछ emulsifying एजेंट्स का एग्जांपल देखें तो हम लोगों का जो OW टाइप का जो emulsifying एजेंट होगा OW, तो उसमें जो पोलर ग्रुप्स होगा वो डोमिनेट करेगा, यानी ये जो है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग OW टाइप अगर हम लोगों का इमल्सन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों का इमल्सिफाइंग एजेंट है उसमें पोलर ग्रुप जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सोप बोलते हैं, तो सोप जो है वो हम लोगों का इमल्सिफाइंग एजेंट है, पर वो वाटर में जो है सोडियम एस्टिरेट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए वहां पर जो हम लोगों को है ना इमल्सन मिलता है वो हम लोगों का है ना OW टाइप का मिलेगा। अगर नॉन पोलर ग्रुप अगर हम लोगों का ज्यादा डोमिनेटिंग है तब जो इमल्सन मिलेगा वो हम लोग को WO टाइप होगा, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, ठीक है, गम्स या प्रोटीन्स ETC आर द इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर OW टाइप इमल्सन। इसका मतलब होगा कि इनमें जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो ज्यादा मजबूत है,
ठीक है, यानी ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। OW टाइप इमल्शंस, वाइल लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हो गया या लैम्प ब्लैक हो गया या हैवी मेटल सॉल्ट्स, है ना, और फैटी एसिड्स etc आर द इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर WO टाइप। क्योंकि जो हम लोग हैवी मेटल सॉल्ट, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कैल्शियम अगर एस्टीरेट अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोगों को हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 बार आ जाएगा, ठीक है, C17H35 COO माइनस होल ट्वाइस कैल्शियम। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा वो हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा WO टाइप इमल्सन में, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारे हैवी मेटल सॉल्ट्स हैं फैटी एसिड्स के, ये हम लोगों के इमल्सिफाइंग एजेंट्स होंगे, है ना, WO टाइप इमल्सन्स के। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे पास कोई इमल्सन है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये OW टाइप का है या WO टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग डिस्पर्सन, है ना, मीडियम या फिर जो डिस्पर्स फेज है उसका हेल्प लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास जो इमल्सन है वो WO टाइप का है, यानी ऑयल जो है उसमें हम लोगों का डिस्पर्सन मीडियम है। तो अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम को ऐड करेंगे तो स्टिल हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास WO टाइप का अगर एक इमल्सन है और हम लोग ऑयल यानी डिस्पर्सन मीडियम हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों का कोलाइडल बना हुआ है, यानी दोनों लिक्विड आपस में मिक्स रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग जो डिस्पर्स्ड फेज है अगर उसको ऐड करेंगे तब दोनों लेयर जो है वो हम लोगों का सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को, है ना, कौन जो जो इमल्सन है वो कैसा है ना, WO टाइप का है या OW टाइप का है, ये पता चलता है कि अगर मान लिया जाए अगर हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को 2 लेयर मिलना शुरू हो जा रहा है, इसका मतलब है ये हम लोगों का OW टाइप का है। लेकिन अगर हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो है स्टिल हम लोगों को इमल्सन मिल रहा है, यानी हम लोगों का जो डिस्पर्सन मीडियम है वो ऑयल है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको इमल्सन के बारे में पता लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। अगर वाटर के ऐड करने से इमल्सन अभी भी स्टेबल है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वाटर हम लोगों का डिस्पर्सन मीडियम है। और यदि हम लोग ने वाटर ऐड किया और लेयर अलग होना शुरू हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, यानी ये WO टाइप का हम लोगों का इमल्सन है। अब हम लोग कुछ ऐसे फेनोमेना और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज होता है। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट फेनोमेना देखें, ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो डस्ट पार्टिकल्स along with water suspended in air scatter blue light which reaches our eyes and the sky looks blue to us। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्काई ब्लैक होता है पर ये हम लोगों को ब्लू दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जब ये लाइट हमारे रेटिना पर आता है तो ऐसा लगता है कि जो स्काई है ये ब्लू कलर का है जबकि ये है हम लोगों का ब्लैक। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल या जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं एयर में जो कोलाइडल ये, है ना, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करता है जिससे स्काई जो है वो ब्लू अपीयर होता है, ठीक है। सेकंड जो है हम लोगों का वो है फॉग, मिस्ट एंड रेन। When a large mass of air containing dust particles is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surfaces of these particles forming fine droplets। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर में जो है वो मॉइस्चर होता है यानी वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एयर के टेम्परेचर को, है ना, कम करें और ड्यू पॉइंट से नीचे लेकर आए तो ये जो मॉइस्चर जो है ये कंडेंस होना शुरू होगा, यानी ये लिक्विड बनना शुरू होगा डस्ट पार्टिकल्स पर, ठीक है। अगर ये कंडेंसेशन जो है वो अर्थ के अगर सरफेस के नजदीक होता है तो हम लोगों को फॉग और मिस्ट बनता है, और ये भी हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन है। पर अगर ये कंडेंसेशन जो है अगर वो थोड़ा ऊंचाई पे होता है, यानी अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएं और वहां पर अगर कंडेंसेशन होता है तो ये जो हम लोगों का ड्रॉपलेट्स है जो लिक्विड स्टेट में ये जुड़कर जो है वो हम लोगों को रेन ड्रॉपलेट्स बनाता है, ठीक है।
तो ये भी हम लोगों का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, तो ये रेन ड्रॉप्स या जो रेन के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके ऊपर में भी चार्ज है। और इसीलिए जब दो क्लाउड आपस में टकराते हैं, अगर उन पर अपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वहां पर रेन होता है। या फिर हम लोग आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लाउड्स पर जो है वो चार्ज है। तो अगर हम लोग अपोजिट चार्ज उस पर डाल देंगे तो वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और उस तरह से फिर उनका जो है वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू होगा, और जो लिक्विड के जो छोटे ड्रॉप्स है वो मिलकर बिगर ड्रॉप्स बनाएंगे, और फिर हम लोगों का रेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फॉग, मिस्ट एंड रेन में देखें कि व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर, है ना, containing dust particles is cooled below its dew point, the moisture, है ना, from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets. These droplets, being colloidal in nature, continue to float in air in the form of mist or fog. मिस्ट और फॉग में सिर्फ विजिबिलिटी का ही थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉग में विजिबिलिटी थोड़ा कम होता है, मिस्ट में थोड़ा विजिबिलिटी जो है वो फॉग से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लाउड्स आर क्या है, एरोसोल्स है। एरोसोल्स है क्योंकि लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड है ना, गैसियस फेज में। तो क्लाउड्स आर एरोसोल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, इन द अपर एटमॉस्फेयर, अगर हम लोग अपर एटमॉस्फेयर में जाएं, द कोलाइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर, ठीक है, in size because of condensation till they come down in the form of rain. तो जब हम लोग अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ये रेन ड्रॉप्स जो है वो जुड़ के बिगर इन बिगर साइज होते जा रहे हैं। ठीक है, और फाइनली जो है ना, ये कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। समटाइम्स द रेन अकर्स व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड्स मीट। ठीक है, क्योंकि क्लाउड्स पर चार्ज है तो दो क्लाउड्स अगर आपस में टकराएगा तो वो एक दोनों एक चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर रेन हो सकता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन by throwing electrified sand or spraying a soil carrying charge opposite to the one on clouds from an aeroplane. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लाउड पर चार्ज होता है, तो अगर हम उस पर अपोजिट चार्ज डाल देंगे तो हम लोग आर्टिफिशियल जो है वो रेन करा सकते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग या तो इलेक्ट्रिफाइड सैंड यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट उस पर डाल सकते हैं, या फिर कोई अपोजिट चार्ज का जो है वो सॉल हम लोग उस पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसका जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर जो है वो हम लोगों का आर्टिफिशियल रेन होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो है, जो अगर हम लोग देखें, जो फूड आर्टिकल्स जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये भी एग्जांपल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे कि अगर हम लोग देखें मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, इटीसी, ये सब जो है वो कोलाइड्स इन नेचर होते हैं। अब हम लोग फोर्थ देखेंगे जो होगा हम लोगों का ब्लड। ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक एल्बुमिनाइड का सॉल्यूशन है कोलाइडल, जो कि एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जब कहीं ब्लीडिंग होने लगता है तो हम लोग वहां पर FeCl3 या जो एलम है उसको हम लोग वहां पर रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाता है, क्योंकि FeCl3 वहां इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ना, और ब्लड है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट यानी कोएगुलेट कर देता है, जिससे वहां पर एक क्लॉटिंग बन जाता है, और उस क्लॉटिंग के कारण जो है वो फर्दर ब्लीडिंग जो है वो हम लोगों का स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनाइड सब्सटेंस, जो कि एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और द स्टिप्टिक एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड एलम is due to the coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding. ठीक है, स्टिप्टिक एक्शन का मतलब है जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोगों को रोकना। तो FeCl3 या जो एलम है वो ब्लीडिंग को रोक देता है, क्योंकि वो क्लॉट बना देता है। क्लॉट क्यों बनाता है, क्योंकि वो ब्लड को वहां पर कोएगुलेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का होगा सॉइल्स। तो जो है, जो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हम लोगों का क्ले का, और साथ ही साथ एक और सब्सटेंस होता है जो हम लोगों का होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, जो भी हम लोगों का जो पेड़ पौधा होता है उससे जो खाद बनता है उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हम लोगों का क्ले और ह्यूमस का। ठीक है, तो fertile soils are colloidal in nature in which humus
acts as a protective collide, ठीक है। On account of colloidal nature, soils absorb moisture and nourishing materials, और यही कारण है कि जो soils है वो moisture और फिर जो जरूरी और जो minerals है वो absorb करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो ये सब हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि जब रिवर वाटर जो है वो जब सी वाटर से मिलने लगता है तो वहां पर जो है जो क्ले ये सब जो है वो डेपोजिट्स हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि जो रिवर वाटर है वो भी हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का, तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो सी वाटर है उसमें भी हम लोग जानते हैं कि है ना सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं। तो जब दोनों मिलता है तो जो सी वाटर में जो आयंस मौजूद है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, वो रिवर वाटर के सॉइल को क्या करते हैं, हम वहां पर प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे वहां पर वो सारा जो क्ले है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स देखेंगे, जिसमें पहला होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मोक जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कार्बन का, आर्सेनिक कंपाउंड्स का, डस्ट का इन एयर। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है उसमें ये सब पार्टिकल्स मिले रहते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस स्मोक में से इन पार्टिकल्स को हम लोग हटाते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्मोक को एक चैम्बर से हम लोग पास करते हैं। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, इन पर चार्ज रहेगा, तो जब इनको हम लोग एक चैम्बर से पास करते हैं और वहां पर एक हम लोगों का प्लेट रहता है जिसके साथ हम लोग बहुत हाई वोल्टेज एसोसिएटेड किए रहते हैं, करीब 30,000 वोल्ट या उससे ज्यादा। और ये चार्ज ऐसा होता है जो कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के जस्ट अपोजिट होता है। तो जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तो इससे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं हम लोगों के जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, और वो सब यहाँ पर हम लोगों को जमा हो जाता है। और यहां से जो हम लोगों का स्मोक निकलता है वो फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स हो जाता है, ठीक है। और ये जो हम लोगों का पूरा जो ये सेटअप होता है उसको हम लोग कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग स्मोक में से हार्मफुल जो है पार्टिकल्स को वो हम लोग वहां से हटा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। The smoke colloidal solution of carbon arsenic compounds dust in air before it comes out from the chimney। चिमनी से बाहर निकलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, is led through a chamber, उसको एक चैम्बर के थ्रू भेजते हैं, containing है ना plates having a charge opposite to that carried by smoke particles। जो smoke particles पर चार्ज होता है उसके जस्ट अपोजिट हम लोगों का चार्ज रहता है। The particles on coming in contact with these plates, तो जो पार्टिकल्स वहां से निकल रहे हैं जब इस प्लेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लूज देयर चार्ज एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड, तो वो यहाँ पे अपना चार्ज खो देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। द पार्टिकल दस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर, और इस तरह से ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर जो चैम्बर का है उसके फ्लोर पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं, और यहाँ से हम लोगों का जो गैस निकलता है वो फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स होता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट एप्लीकेशन था कोलाइड्स का। अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जो होगा हम लोगों का प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर हम लोगों को नेचुरल सोर्स से मिलता है उसमें बहुत सारा जो है वो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होते हैं, यानी ये एक प्रकार का हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ। तो इसमें हम लोग एलम को डालकर है ना इसके कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, जिससे वाटर जो है वो हम लोगों का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोगों का तैयार हो जाए, ठीक है। मतलब हम लोग जितने भी एप्लीकेशंस देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो होगा वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, यानी इस पर भी कुछ ना कुछ हम लोगों का चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे रहे हैं। एलम इज एडेड टू सच वाटर टू कोगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। तो जब हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, एंड मेक वाटर जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारा मेडिसिन है। तो मेडिसिन जो होते हैं
वो भी कोलाइडल नेचर के होते हैं, जिसके कारण उनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है और उनका जो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा आसानी से होता है, और साथ ही साथ जो है हम लोगों का उनका डाइजेशन भी होए वो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोगों के कोलाइडल नेचर के होते हैं, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और डाइजेशन भी हम लोगों का अच्छा होगा, तो वो ज्यादा तेजी से वर्क करेंगे। ठीक है, most of the medicines are colloidal in nature. Colloidal medicines are more effective because they have large surface area and therefore easily assimilated, और इसीलिए ये है ना जल्दी जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा टैनिंग। तो जो एनिमल का जो स्किन होता है ना, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एनिमल हाइड्स। तो एनिमल हाइड्स का मतलब हो गया जो स्किन जो है एनिमल का, ठीक है, आर कोलाइडल इन नेचर। ठीक है, तो व्हेन अ हाइड, जो कि हम लोग माने कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलाइड है, तो व्हेन अ हाइड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड इट सोक्ड इन टैनिंग। टैनिंग का मतलब हो गया जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो निगेटिवली चार्ज होंगे या फिर जो क्रोमियम सॉल्ट्स होंगे, है ना, म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। तो जब हम लोग एनिमल स्किन का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, टैनिंग के साथ यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअली क्या करेगा, कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, जिससे हमारा जो लेदर होता है वो हम लोगों का हार्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द हार्डनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग टैनिंग कहते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि टैनिंग में म्यूचुअल जो है वो हम लोग कोएगुलेशन करा रहे हैं। ठीक है, एक हम लोगों का एनिमल स्किन हो गया जो कि हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, और दूसरा टैनिंग हो गया जो हमारा निगेटिवली चार्ज कोलाइड है। तो दोनों को मिक्स करने से म्यूचुअल कोएगुलेशन हो गया, और जिससे हमारा जो ये एनिमल का जो स्किन है यानी जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग टैनिंग कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग कोलाइडल का ही है ना यूज देख रहे हैं। फिफ्थ जो है वो हम लोगों का फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स है। तो अभी तो हम लोगों के पास है ना कैमरा, लेटेस्ट कैमरा होता है, तो इसमें अभी तो फिल्म होता नहीं, हम लोग डायरेक्ट फोटो खींच लेते हैं। पर पहले के समय में फोटोग्राफिक प्लेट होते थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों का है ना AGBR का जो है वो हम लोगों का कोटिंग होता था, जो बेसिकली एक इमल्सन हम लोगों का काम करता था, क्योंकि AGBR जो है वो बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। तो वहां पर पहले फोटोन स्ट्राइक होता था AGBR पर, तो Br- जो है वहां से इलेक्ट्रॉन देता था, फिर Ag+ उस इलेक्ट्रॉन को लेता था, है ना, और साथ ही साथ वहां पर वो Ag बनता था और उससे हम लोगों का इमेज रिकॉर्ड होता था। ठीक है, तो अभी तो वो सब नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन पहले के समय में जो फोटोग्राफिक प्लेट या जो फिल्म्स होते थे उस पर जो हम लोग इमेज रिकॉर्ड करते थे, वो भी हम लोगों का एक है ना एग्जाम्पल था कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए ही। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर prepared by coating an emulsion of the light sensitive AGBR material in gelatin over glass plates या फिर celluloid फिल्म्स के ऊपर में हम लोग कोटिंग बनाते थे AGR का, और ये एक प्रकार का हम लोगों का इमल्सन होता था, और यही इमल्सन हम लोगों को हेल्प करता था फोटो को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है रबर इंडस्ट्री। ठीक है, तो लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो लेटेक्स होते हैं है ना वो हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो लेटेक्स क्या है, एक मिल्की है ना फ्लूइड होता है जो रबर प्लांट से निकलता है, उसी को हम लोग लेटेक्स कहते हैं, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका, रबर पार्टिकल्स का, जिस पर हम लोगों का निगेटिवली चार्ज होता है। और अगर इस लेटेक्स के सॉल्यूशन को हम लोग कोएगुलेट कराएं तो कैसे कोएगुलेट करा सकते हैं, तो इस पर हम लोग कोई एसिड जैसे मेथेनोइक एसिड हम लोग डाल दें। ठीक है, तो एक पर निगेटिवली चार्ज है और ये उसको है ना पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, और दोनों को क्या करेगा, ये कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, तो रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। तो अगर हम लोग लेटेक्स को कोएगुलेट कर देते हैं तो रबर मिलता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों का हो गया कि जो लेटेक्स होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हम लोगों का निगेटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल्स का।